तो यहाँ पे एक सिंपली प्राइस, आई मीन सिर्फ प्राइस जो है वो शो नहीं हो रही है, ठीक है। उसमें और कुछ एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज कि अगर हम वेरिएशंस की बात करें कि मेरे पास प्रोडक्ट पे वेरिएशंस कितनी अवेलेबल हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ साइजेस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कलर्स हो, ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पैक साइज हो, वट, तो वो वेरिएशन अगर मार्केट में ओवरऑल जो कंपैटिटर्स हैं वो ज्यादा वेरिएशन सेल कर रहे हैं या मल्टीपल वेरिएशन सेल कर रहे हैं, तो वहां पर मेरा उस पर्टिकुलर निश में सिर्फ एक वेरिएशन के साथ एंटर होना सुसाइडल होगा, ठीक है। ये मिस्टेक जो है ना हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स करते हैं कि वो एक ऐसी निश में जहां पर हर सेलर जो है वो चार चार पांच कलर ऑफर कर रहा है या चार पांच साइजेस ऑफर कर रहा है या चार पांच पैक साइज ऑफर कर रहा है, वो एक निश के साथ एंटर हो जाते हैं कि जब जब एक चल जाएगी तो मैं फिर बाकी जो है वो लॉन्च कर दूंगा। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि भाई वो तो बायर तो ऑप्शन सीक कर रहा है, हर सेलर के पास वो जाता है, उसके पास चार पांच ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वो फिर आपका एक प्रोडक्ट आई मीन क्यों बाय करेगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आपके कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाते हैं और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो लॉन्चेस जो हैं वो फेलियर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। सो इस तरह की निशेस में जहां पर मल्टीपल वेरिएशन जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर हमारा भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें भी मल्टीपल वेरिएशन पे काम करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक आपको ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, चलिए। वैसे तो एक मेरे साथ मिसहैप हो चुका है, लेकिन फिर भी अब ये एक सॉर्ट ऑफ डोर स्टॉपर टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम इस पर्टिकुलर निश में देखते हैं तो हर सेलर जो है वो 3 से 4 कलर्स में ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है। और इन आई मीन जो इसके जो सेलर हैं उन्होंने एक ही वेरिएशन के साथ एक ही कलर में जो है इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन्हें कन्वर्जन जो है वो उस तरीके से नहीं आ रही, ऑल्दो कि जो उन्होंने वेरिएशन लॉन्च किया है उसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो मौजूद है, बट स्टिल वो एक अच्छा खासा चंक जो है वो केटर नहीं कर पा रहे और वो सेल्स वॉल्यूम वो अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसी पर्टिकुलर मार्केट में जो बायर मौजूद हैं उसमें लेट्स से 25-30% अगर एक कलर की तरफ है, तो बाकी जो कलर्स हैं वहां पर 10-10 20-20% उनके ऊपर चंक मौजूद है, तो वो चंक तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं अगर हम वो सारे कलर जो है वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक वेरिएशन वाला फैक्टर भी जो है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ओवरऑल निश में क्या ट्रेंड है, क्या कितनी ऑफर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो थर्ड है फैक्टर है एक ओवरऑल प्राइस वाले सेगमेंट में, वो ये है कि हमारी ऑफर जो है वो प्राइम है या एसएनएल है। लेट्स से कि आपने एक पर्टिकुलर आई मीन नॉर्मली ये भी हमने एक प्रॉब्लम देखा है कि एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ओवरऑल प्राइम सेलर्स मौजूद हैं और हम क्योंकि अपने मार्जिन जो है वो नहीं निकाल पा रहे होते, तो हम उस पर्टिकुलर निश में एक एसएनएल प्रोग्राम के साथ आ जाते हैं कि ताकि हमारी फीसेस जो है वो कम हो जाए और उसकी बेसिस पे हम थोड़े से ज्यादा मार्जिन जो है वो अचीव कर लें और उस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना लें, ठीक है। अब प्राइम और एसएनएल की वजह से जो एक मेजर इशू मोस्टली आता है वो आता है डिलीवरी टाइम के ऊपर, कि अगर आपने प्राइम पे स्विच किया है तो प्राइम क्योंकि ऑफर ये है कि वो जो प्रोडक्ट जो है वो आई मीन इमीडिएटली जो है वो उनको विद इन अ डे और इस तरह जो है वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन एसएनएल में समटाइम होता है कि वो आपको 3 से 4 दिन बाद की ही डेट दे रहा होता है और उसमें 3 से 4 दिन उसका डिलीवरी टाइम होता है। तो अगर उस पर्टिकुलर निश में ज्यादातर सेलर जो है वो प्राइम पे बेच रहे हैं और मैं एसएनएल ऑफर लेके आता हूँ, तो वहां पर मेरी ऑफर जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह मेरा डिलीवरी टाइम हो सकता है, जिसकी वजह मेरा सॉर्ट ऑफ वो उस नीड को जो बायर की जो नीड है उसको केटर ना करना वो मेरा फैक्टर हो सकता है। तो वहां पर ये चीज भी मैटर करती है कि हमारी ओवरऑल निश में प्राइम सेलर है या एसएनएल सेलर है, ठीक है। अच्छा, देन आ जाते हैं हम डिलीवरी टाइम के ऊपर। डिलीवरी टाइम ऑब्वियसली ये चीज हमारी यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक तो एसएनएल और प्राइम की वजह से, दूसरा जो इसमें रोल प्ले करता है वो है हमारी इन्वेंट्रीज, कि कितनी इन्वेंट्री आपने अमेजोन भिजवाई है और उसकी डिलीवरी डेट जो है वो क्या आ रही है, और वो क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी तो वो इतनी ज्यादा स्प्रेड आउट होगी ओवर द डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स अमेजोन के। सो अगर वो फुलफिलमेंट सेंटर्स पे अवेलेबल हैं जिन जिन पर्टिकुलर फुलफिलमेंट रीजन में आप उस पर्टिकुलर निश के बायर्स मौजूद हैं, सो वहां पर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंकिंग में भी सॉर्ट ऑफ हेल्प करता है और डिलीवरी टाइम में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसको भी हमें मेक श्योर करना है कि वहां पर इनफ इन्वेंट्री जो है वो मौजूद हो, और आई मीन कुछ सेलर जो है वो स्टार्ट में 50-100 यूनिट्स के साथ भी कोशिश करते हैं कि हम लॉन्च स्टार्ट कर दें, तो उसमें प्रॉब्लम यही आता है कि वहां पर इन्वेंट्री ना होने की वजह से आपको सीपीसी जो है वो हाई पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कन्वर्जन रेट जो है वो लो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी जो है वो प्रॉपर टाइमली डिलीवर नहीं हो रही होती और कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स वो एक बड़ा फैक्टर बन जाता है आपकी ऑफर को अनअट्रैक्टिव बनाने का। फिफ्थ पॉइंट, डील्स एंड कूपन्स।
डील्स एंड कूपन्स में लेट्स से कि अगर हम इस पर्टिकुलर सेलर को देखते हैं तो उसने कूपन जो है वो लगाया हुआ है, तो वो भी एक फैक्टर उसकी ऑफर को अट्रैक्टिव बनाने का एक फैक्टर बन जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो डील्स भी ऑफर कर देता है, कोई परसेंटेज ऑफ दे देता है, तो वो एक एडिशनल जो उसकी प्राइस है उसको मजीद कम कर रहा है, वो एक एडिशनल अट्रैक्टिवनेस आ जाती है उसकी पर्टिकुलर ऑफर में। मैं पानी पी लूँ, मेरा गला ना बिल्कुल सूख गया। अच्छा, बिलाल कह रहे हैं कि इफ इन मार्केट देयर इज अ प्रोडक्ट सेलिंग इन different sizes with different size variation, selling in different sizes with different size, okay, with different size variation, but during development we got to know that new seller are coming in pack sizes, adding all the sizes or providing value. They are getting healthy chunk share. What is your perspective on this? Should we think this way? अच्छा बिलाल, मुझे आपका सवाल जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ कि वो अगर आप वॉइस में आके पूछ लें तो वो। जी सर, जी सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल हो रही है मल्टीपल साइजेस के अंदर, मतलब Okay. साइजेस से मुराद मेरी ये है कि 12 इंच, 16 इंच और डिफरेंट साइजेस में है अवेलेबल। और डेवलपमेंट के दौरान हमने ये देखा कि जी ये सारे एक ही पैक में ऐड करके लोगों ने, और एक समझ लें कि एक सिंगल प्रोडक्ट बना के और मल्टीपल साइजेस में ऐड करके आए हुए हैं। तो इसमें मैंने पूछना था कि क्या आपका पर्सपेक्टिव है कि हमें इसमें किस तरह सोचना चाहिए? अच्छा देखें, इसमें वही बात होगी जो मैंने वो एग्जांपल दी थी ना ट्रेज वाली, तो वो दो डिफरेंट ट्रेज की साइजेस को उन्होंने मर्ज कर दिया एक ही लिस्टिंग में। जब आप साइजेस मर्ज कर रहे हो, मतलब एक निश में मल्टीपल साइजेस सेल हो रहे हैं, ठीक है। सो और उन सब की अलग अलग डिमांड मौजूद है, उन सबका अलग अलग बायर मौजूद है। लेकिन वहां पर अगर आप उसको मर्ज करने का कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पर आपका जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है वो ये इस बेसिस पे होगा कि क्या एक साइज का बायर दूसरे साइज का, आई मीन जो प्रोडक्ट है, क्या वो दोनों साइजेस की प्रोडक्ट उसकी नीड एक ही बायर की हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल शूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब शूज में हर एक का डिफरेंट साइज है, ठीक है, और हर एक की अलग अलग डिमांड मौजूद है। सो अब वहां पर बायर जो है, अब मैं मेरा अगर लाइट से मेरा साइज जो है वो 43 है, ठीक है, शू साइज। सो मेरे लिए 42 या 44 ये इररेलेवेंट है। अगर कोई 41 और 43 का कोई पैकेज बना के बेचता है तो मेरे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि मेरी 41 की नीड ही नहीं है। सो यहाँ पर जब आप डिफरेंट साइजेस को कंसिडर कर रहे हो मर्ज करने के लिए, तो वहां पर आपको सोच, आई मीन जो चीज कंसिडर करनी होगी वो ये करनी होगी कि क्या दोनों साइजेस एक ही बायर की नीड को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो डिमांड वहां पर है तो फिर तो उस प्रोडक्ट, आई मीन उसको मर्ज, उसकी मर्जिंग पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आई बिलीव कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये अच्छा मैंने, सर, इसमें फिर ये चीज आ जाएगी ना कि ये नीश टू नीश वेरी करेगा। बिल्कुल कुछ निश्चित ये में ऐसा निश्चित होता है देखना कि जैसे शूज की आपने एग्जांपल दी कि उसमें तो मतलब एक साइज जिसका है वो दूसरा तो नहीं उसमें मतलब खरीदेगा। ऐसे। तो मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें लोग वैल्यू ही इस चीज की प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मल्टीपल साइजेस एक में ही ऐड करके आए हैं। तो वो मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपसे। ठीक है सर, मुझे आ गई समझ। थैंक यू। ठीक है। सर, जी जी प्लीज। ये आपने जो भी एक पॉइंट यहाँ पे बताया है डिलीवरी टाइम का, कि आपकी अगर इन्वेंट्री जो है वो मल्टीपल वेयर हाउसेज में पड़ी होगी तो उससे सीपीसी में फर्क पड़ेगा आपका या रैंकिंग में, या थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ओके, देखिए जो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अमेजोन के विजन स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि अमेजोन ने कस्टमर के लिए ना बाइंग को बहुत सिंप्लीफाई और इजी करना, ठीक है। अब अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो लिमिटेड है और जी। वो कुछ आई मीन कुछ ही एफसीज पे मौजूद है, क्योंकि ऑब्वियसली कम इन्वेंट्री है तो वो कम जगहों को केटर कर पाएगी। सो जो उनकी जियो लोकेशन होगी ना आपकी इन्वेंट्री की, सो उन रीजन्स में तो आपकी एड प्लेसमेंट भी, आपके एड रैंक्स भी बेहतर होंगे, आपकी ऑर्गेनिक रैंक्स भी आपकी सेल्स वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली बेहतर होंगे। लेकिन जहां पर आपकी कन्वर्जन, आई मीन आपकी इन्वेंट्री डेट्स की वजह से आपकी कन्वर्जन जो है वो कम है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री उन पर्टिकुलर रीजन्स में मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह से पार्सल होगा, यानी किसी और रीजन से या किसी और एफसी से पार्सल होगा। वहां पर अमेजोन क्या करेगा कि वहां पर जो उस रीजन के में अवेलेबल सेलर्स हैं, यानी जिनकी इन्वेंट्री उन रीजन में अवेलेबल है, सो उनको वो ज्यादा प्रायोरिटी देगा ताकि एक कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा बेहतर बना सके, ठीक है। सो ये फैक्टर प्ले करता है कि अगर आप कम इन्वेंट्री भेजोगे तो जहां पर आपकी इन्वेंट्री नहीं है वहां पर आपकी विजिबिलिटी भी कम होगी। लेकिन मेरे साथ इस तरह का एक एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने 8 मई को जो है ना वो अपनी एक शिपमेंट भेजी 3PL से ही अमेजोन के वेयर हाउस में।
तो वो अमेजोन ने तकरीबन मल्टीपल जो है ना वो शिपमेंट्स उसकी वो बना दी और तकरीबन 10 वेयर हाउसेज जो है उनको वो लोकेट कर दी। और वो 8 मई से शिपमेंट क्रिएट हुई है और अभी तक वो जो है ना वो रिसीविंग स्टेज पे वो अटकी हुई है, मतलब वहीं पे है। और जिस वजह से डिलेज भी हुआ इन्वेंट्री में पहुंचने में, और हम कुछ उन वेरिएशंस में आउट ऑफ स्टॉक भी बैठे हुए हैं, तो जिससे डी रैंक भी हो रहे हैं, बीएसआर के भी इश्यूज आ रहे हैं। और इसके अलावा क्या हम ये मल्टीपल शिपमेंट्स जो है इस ऑप्शन को कहीं से स्टॉप कर सकते हैं? और इसके अलावा क्या जो है ये इससे हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ती है, हमसे ही अमेजोन चार्ज करता है, या हम एक वेयर हाउस में डायरेक्ट भेज दें वो एक उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, और अगर वो हम मल्टीपल में भेजते हैं उसकी डिफरेंट हमसे अमेजोन चार्ज नहीं, करेगा? बाय डिफॉल्ट जो है ना अमेजोन आपकी इन्वेंट्री जो है वो मुख्तलिफ एफसीज पे भेजता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर वेयर हाउस पे भेजना चाहते हैं तो वहाँ अमेजोन चार्जेस अप्लाई करता है फॉर उसको, आई मीन आई थिंक उसका नाम जो है वो प्लेसमेंट सर्विस का जो ऑप्शन है, वो अगर आप ऑप्ट करते हो तो वहां पर आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भिजवा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इन्वेंट्री सारी की सारी उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पड़ी रहेगी। वहां उसके बाद भी जब आप भिजवा दोगे तो उसके बाद भी अमेजोन जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट एफसीज के ऊपर, जहां जहां पर उसके कस्टमर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। सो उसमें भी ऑब्वियसली टाइम तो वही लगेगा। जो पहले आप बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो आई मीन काफी टाइम से लाइव नहीं हुई, तो उसमें सम टाइम जो है ना वो आपके शिपिंग लेबल्स की वजह से कि वो प्रॉपर बॉक्सेस जो है वो प्रॉपर्ली लेबल नहीं हुए हुए, वो मसले आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब सॉर्ट ऑफ अब तो ये भी करना पड़ता है कि आपको जो वो बॉक्स है, ठीक है, उसको आपने उसके चारों साइड पे लेबल लगाना है, या इवन आप उसके टॉप पे भी लेबल लगाएं तो वो भी ताकि अगर आई मीन कोई एक साइड पे लेबल जो है वो खराब हो गया है तो वो एटलीस्ट ये कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, आई मीन अमेजोन के पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो कहीं और से उसको स्कैन कर लें। सो इस तरह के इश्यूज को कैटर करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो सप्लायर्स भी आई मीन अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो लेबल जो है वो चारों साइड पे कर देते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली के ये रीजन हो सकता है कि जो आपके लेबल्स हैं उसमें कुछ इश्यूज हो जिसकी वजह से अमेजोन को आपका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने में मसला हो और उसकी वजह से डिलेज आ रहे हैं। और मल्टीपल पे जब अमेजोन भेजता है तो वो एक्स्ट्रा हमसे चार्ज करता है शिपमेंट के दौरान? नहीं, हमसे चार्ज नहीं करता वो, अगर वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट है वो। सही, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अच्छा, डील्स एंड कूपन्स की हमने बात की कि डील्स एंड कूपन्स जो हैं वो भी अट्रैक्टिव करते हैं। एंड दूसरा आई मीन जो लास्टली हमारी जो ऑफर को बेहतर करता है वो हमारे पास आई मीन अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा सब्सक्राइब एंड सेव का ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है ये उन निशेज में ज्यादा सॉर्ट ऑफ वाइबल है जहां पर रिपीट कस्टमर्स का ज्यादा पोर्शन है। लेट्स से कि सॉर्ट ऑफ अगर आप लैपटॉप मोबाइल्स की बात कर लें तो वहां पर सब्सक्राइब एंड सेव जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप रिपीटेटिवली इतना बाय नहीं कर रहे होते। लेकिन डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हो गए, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स, जो ऐसी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप रिपीटेटिवली कंज्यूम करते हो, सो वहां पर सब्सक्राइब एंड सेव जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। और लेट्स से कि आपके बाय बिजनेस कस्टमर्स जो है वो ज्यादा है तो उनके लिए भी एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हो जाता है सब्सक्राइब एंड सेव के थ्रू। और लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो अमेजोन खुद डिसाइड करता है, वो उस आपकी हिस्ट्री की बेसिस पे एंड सो एंड सो वहां पर ये वाला एक पार्ट है जो कि सॉर्ट ऑफ केटर जो है वो हम अपने एंड से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप एलिजिबल हो इसके लिए, तो फिर आप इसको यूटिलाइज करके बेहतर ऑफर जो है वो दे सकते हो और आपकी जो रिपीट कस्टमर है उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करने में हमें सॉर्ट ऑफ हेल्प कर सकता है। अच्छा, इमेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इमेजेस पे जाऊं तो ब्रांडिंग वाली साइड पे, सो यहाँ पर इमेजेस के परस्पेक्टिव में तो हमें बहुत ज़्यादा आई मीन सॉर्ट ऑफ डिफरेंस नज़र नहीं आता, ठीक है। ब्रांड नेम भी अवेलेबल आई मीन प्रॉपर अवेलेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर साथ साथ इमेजेस भी क्लियर हैं, ठीक है। पैक साइज भी, प्रोडक्ट भी सही नज़र आ रहा है। सो इमेजेस में अगर इमेज के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इमेजेस में ये चीज़ अगर कोई आप वहाँ पर हुक क्रिएट कर सकते हो विद इन द अमेजोन गाइडलाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मुझे अब जैसे ये इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सिंपल एक सॉर्ट ऑफ मतलब प्रिंटर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन सॉर्ट ऑफ उसने एक हुक क्रिएट किया हुआ है अपनी इमेज के अंदर ही, जिस पे अमेजोन जो है वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा सकता। सो अगर आप ये यूटिलाइज कर सकते हो या इस तरह के हुक क्रिएट कर सकते हो अमेजोन की गाइडलाइन के अंदर रहते हुए, सो वो चीज जो है वो की जा सकती है और उसको यूटिलाइज जो है वो किया जा सकता है।
ठीक है। अदर देन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो उसकी प्रॉपर उसकी लाइटिंग वगैरह वो सारी चीजें जो है उसकी क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे 3D इमेजेस यूज की जा सकती हैं वहां पर हम 3D इमेजेस की तरफ भी जा सकते हैं ताकि मजीद हमें क्लियर रिजल्ट जो है वो मिल सके 3D रेंडर इमेज के थ्रू। अच्छा, फिर आ जाते हैं अदर इमेजेस के ऊपर। अच्छा, अदर इमेजेस में मोस्टली हम सॉर्ट ऑफ कुछ अब अदर इमेजेस जो है उसमें हम मोस्टली अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन मटेरियल्स इनके अराउंड जो है वो बात कर रहे होते हैं और उनकी मटेरियल से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगेन कि जो चीज हमने यहाँ पे कवर अप की थी बुलेट्स में, कि जो एक्चुअली बायर के पेन पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो रेस्ट ऑफ द इमेजेस हैं, लेट्स से कि अगर हमारे पास एक वीडियो अवेलेबल है और एक मेन इमेज अवेलेबल है, तो हमारी लिस्टिंग के ऊपर हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 5 स्पेसेस जो हैं वो रह जाती हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या 6 तक जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास रह सकते हैं। सो 5 to 6 जो इमेजेस हमारे पास रेस्ट ऑफ द इमेजेस अवेलेबल हैं उसमें हमें कोशिश ये करनी है कि हम डायमेंशंस वगैरह ये सारी चीजें तो चलें हम मेंशन करें उसमें, लेकिन इन पेन पॉइंट्स के अराउंड भी प्ले करें और उन इमेजेस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की लाइट से कि इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को मेंशन करें, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इसकी शार्पनेस को, इसकी किस तरह से ये वैल्यू फॉर मनी है, किस तरह से इसकी यूटिलिटीज हैं। सो हम उसके लिए बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लाइट से कि ये इस पर्टिकुलर में इमेज में कोई इन्फोग्राफिक्स वगैरह नहीं है, जो चीज मिसिंग है, तो ये यहाँ पर यूटिलिटी मेंशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी यूटिलिटी मेंशन हो रही है, ठीक है। लेकिन एक ही इमेज में इस पॉइंट को कवर अप किया जा सकता था कि इनका एक कोलाज बनाया जा सकता था और जिसमें यूटिलिटी से रिलेटेड, या जैसे यहाँ पर भी यूटिलिटी मेंशन है। सो इसने बहुत ज्यादा इमेजेस पे बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया हुआ, इसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता था, ठीक है। ये अगेन वही यूटिलिटी है एंड सॉर्ट ऑफ इसमें और कोई चीज जो है वो हाईलाइट नहीं हो रही। एक इमेज है जहाँ पर ये अपनी डायमेंशन जो है वो मेंशन कर रहा है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर निश में स्ट्रेंथ को जो है वो मेंशन किया जा सकता था, ठीक है। हाँ, ये है कि लेट्स से कि अगर ये स्टेक को यहाँ पे शोकेस कर रहा है, सही है, और सो वो चीज़ एक हाईलाइट कर देती है कि ये नाइफ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि ये स्टेक्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है, ये पेस्ट्रीज के लिए भी यूज़ की जा सकती है, ये केक्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है। सो लेकिन अगर उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए अगर हम इन्फोग्राफिक्स का यहाँ पर यूजेज करें तो वो आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेहतर होता है। और एक क्लियर पॉइंट जो है जिस मतलब बजाय इसके कि हम ये प्रिज्यूम करें कि बायर जो है वो खुद समझ जाएगा, उससे बेहतर ये है कि हम उसको कम्युनिकेट अगर कर दें कुछ कीवर्ड्स के थ्रू जो कि फौरन उसके माइंड में या उसके सबकॉन्शियस में क्लिक कर जाते हैं। सो वो एक ज्यादा बेहतर अप्रोच जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर इमेजेस की बेसिस पे हमने यहाँ पर ओवरऑल ब्रांडिंग को जो है वो 20 पॉइंट्स दिए हैं और आउट ऑफ 20 जो है वो हमें मेन इमेज में कितने मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने स्कोर कर दिया। इमेजेस में हमने कौन से पॉइंट जो है कवर अप किए हुए हैं, कौन से पॉइंट्स हमारे कंपेटिटर्स ने कवर अप किए हुए हैं, ठीक है। तो जहां पर हमने वो पॉइंट्स कवर अप किए हुए हैं हम उन पे अपना स्कोर जो है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो पूरे दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास वो पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो दैट मीन्स कि हम वहां पर स्कोर नहीं कर रहे। थर्ड ब्रांडिंग की तरफ आ जाते हैं, वो आ जाती है कि हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास, मैं अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाता हूँ, सो वीडियो इस पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसकी भी इमेजेस थोड़े से चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसने क्या मेंशन किया हुआ है, इसने कुछ किसी हद तक जो है वो टूल्स के लिहाज से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत यूटिलिटीज भी डिफाइन की हुई हैं, ओके, ठीक है। लेकिन इन्फोग्राफिक्स की सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि कमी है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर जो है वो क्रिएट नहीं कर रही। सो वो एक प्रॉब्लम है जिसको कि केटर किया जा सकता है। बट और वीडियो यहाँ पर नहीं है, तो वीडियो अगर नहीं है दैट मीन्स ब्रांडिंग को कोई बहुत ज्यादा पुश जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो उसके पॉइंट भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो देन आ जाता है फिर हमारे पास ईबीसी, ठीक है। ईबीसी में अब हमारे पास मल्टीपल एक तो ईबीसी प्रीमियम का ऑफर प्रोसेस ऑप्शंस आ गया है वहां पर, जहाँ पे इंटरेक्टिव इमेजेस जो है वो हमें नजर आना एक सेक्शन स्टार्ट हो गया है। ये अमेजोन का जो नया फीचर है फॉर द ब्रांड वाला, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीडीपी पे आपको फॉर द ब्रांड नजर आता है तो वहाँ जो ईबीसी प्रीमियम है ये उसका फैक्टर है, और यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट वेरिएशंस भी हाईलाइट कर सकते हो, न्यू रिलीजेस भी हाईलाइट कर सकते हो। सो इसमें वो ये ज्यादा इंटरेक्टिव है। जो
नॉर्मल ईबीसी है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। और अगर हम एक प्रोडक्ट देखें यहाँ पर, आई थिंक इसके पास जो है वो ईबीसी प्रीमियम भी मौजूद है एंड ईबीसी भी मौजूद है, ठीक है। एक तो ये फॉर द ब्रांड वाला सेक्शन आ गया, ईबीसी प्रीमियम वाला, ठीक है। देन इसके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ईबीसी जो है वो इसने मेंशन किया हुआ है। इसने ईबीसी के थ्रू क्या हाईलाइट किया हुआ है कि इसने ऑल्दो कि ये पर्टिकुलर हम प्लास्टिक नाइफ्स के निश में है, लेकिन इसने अपनी पूरी रेंज जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है, कौन कौन से पैक साइजेस अवेलेबल है, कौन से साइज अवेलेबल है। सो वो भी एक अच्छा है कि अपसेलिंग का एक पॉइंट बन रहा है। बट यहाँ पर जो तमाम पैक साइजेस के अलावा अगर ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पर अगर कुछ एलिमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट की सेलिंग के हवाले से भी डिस्कस करता है, लेकिन शायद मे बी वो इस पर्टिकुलर निश के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करते डिसीजन मेकिंग में शायद, तो उसके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि वो ईबीसी को अप सेलिंग के तौर पे यूटिलाइज करे। और उसने मल्टीपल पैक साइजेस को केटर किया हुआ है, और यानी पूरे के पूरे ईबीसी में हमें से पैक साइजेस नजर आ रहे हैं और डिफरेंट वेरिएशन नजर आ रही हैं, और वो सारा ईबीसी से अप सेलिंग जो है वो टारगेट कर रहा है। सो ईबीसी की क्वालिटी के बेसिस पे भी हम स्कोर करेंगे, एंड ओवरऑल हमारे जो ब्रांडिंग है उसका हमें एक सॉर्ट ऑफ स्कोर मिल जाएगा आउट ऑफ 20, जो कि हमने उसको वेट किया हुआ है। अच्छा, सोशल प्रूफ में हमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हमारे लिए कंसिडरेबल होते हैं, यानी एक बायर के परस्पेक्टिव से कंसिडरेबल होते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो ऑब्वियसली कंसिडरेबल है, ठीक है। सो उसी की बेसिस पे हम पहले नंबर ऑफ रिव्यूज की बेसिस पे पॉइंट स्कोरिंग या अपनी कन्वर्जन के चांसेस जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे स्लैब्स डिफाइन किए। स्लैब्स किस बेसिस पे डिफाइन किए हैं कि कुछ स्लैब्स हैं जो कि जिन पॉइंट्स के ऊपर बायर का डिसीजन मेकिंग जो है वो चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर जो है वो आपको नजर आएगा कि वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये है कि अगर आप 0 रिव्यूज पे हो तो सोशल प्रूफ वाला कोई एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा, और वो आप ज्यादातर में 0-0 जो है वो अचीव कर रहे हो। लेकिन 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जो है वो आपको किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा कन्वर्जन में आपको इंप्रूवमेंट में भी शायद नजर आए, लेकिन एक्चुअली 10 के बाद जब आप 10 रिव्यूज क्रॉस कर लेते हो, डबल फिगर में आपके रिव्यूज चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट नजर आता है अपनी कन्वर्जन इंप्रूवमेंट पे। सो हमने जो पहला स्लैब यहाँ पे बनाया है वो 1 to 10 का है, ठीक है। फिर सेकंड स्लैब आपको मजीद बेहतरी जो है वो नजर आती है आफ्टर अचीविंग 100 रिव्यूज। जब आपके रिव्यूज जो है वो 100 प्लस हो जाते हैं, सो वहां पर आपको और ज्यादा बेहतर कन्वर्जन रेट जो है वो नजर आना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब 100 एक ट्रिपलेट फिगर है, और वो ज्यादा बायर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उसकी और ट्रस्ट बिल्डिंग में वो ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है। सो 100 वाला स्लैब अचीव होने पे भी हम एडिशनल पॉइंट जो है वो अपनी कन्वर्जन के लिए ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे रिव्यूज 100 प्लस हैं तो और भी ज्यादा कन्वर्जन हमें बेहतर मिल सकती है। एंड देन 1000 प्लस, ठीक है, कि 1000 पे जो है वो एक सॉर्ट ऑफ 100 के बाद यानी 100 का और लेट्स से 300 का वो कंपैरिजन जो है वो सिमिलर है सॉर्ट ऑफ, लेकिन 100 रिव्यूज और उसका कंपैरिजन किसी ऐसे के साथ जिसके 1000 या 1000 प्लस रिव्यूज हैं, वो थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है। लेकिन फोर्थ पॉइंट पे जहां पर आपके रिव्यूज 1000 से अबव चले जाते हैं, अब 1000 प्लस रिव्यूज सेलर और एक लेट्स से एक पर्टिकुलर सेलर जिसके 5000 रिव्यूज हैं, ठीक है। सो एक बायर पर्सपेक्टिव से अगर आप दोनों की रेटिंग जो है वो सिमिलर है, यानी आप 4.7 4.8 पे दोनों सेलर जो है वो 4.8 पे सेल कर रहे हैं, तो अब बायर के लिए नंबर ऑफ रिव्यू जो है ना 1000 के बाद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 1000 के बाद उसका जो वो नंबर ऑफ रिव्यूज के ऊपर फोकस है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1000 भी एक स्टैब्लिश नंबर है कि एक बहुत बड़े चंक ने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया हुआ है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी है, या जो भी रेटिंग उस पर शो हो रही है, और कंपेयर टू कि जिसके 4000 रिव्यूज है, 5000 रिव्यूज हैं, उसको भी सर्टिफाई किया हुआ है कि वो भी अच्छी क्वालिटी है। सो उस परस्पेक्टिव से बायर के लिए दोनों सेलर जो है वो इक्वल है। अब वहां बात आ जाती है कि प्राइस की, पैक साइज की, या ब्रांडिंग की, एंड सो एंड सो। सोशल नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो 1000 रिव्यूज के बाद प्ले नहीं कर रहे होते, ठीक हो गया। सो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे नंबर ऑफ जो भी हमारा स्कोर है वो हम यहाँ पर अपने आप को रेट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर उस स्लैब में नहीं आते तो मैंने यहाँ पर 0-0 किया हुआ है। हम लेट्स से कि जो लिस्ट हमने उठाई हुई है वो से उसके अभी 40 समथिंग रिव्यूज हैं, तो वो इस दो स्टेज में लाई करती है। हम यहाँ पे रेटिंग को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर ऑफ रिव्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। एंड लास्टली उसके बाद जो है हमारी ओवरऑल रेटिंग क्या है। ओवरऑल रेटिंग इनकी बहुत बुरी है, 3.9 है, ठीक है। सो या तो जो आउट ऑफ 5 पॉइंट है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं वो 4.7 4.8 पे कर रहे हैं, और आपकी 3.9 रेटिंग है, तो आप मैक्सिमम 1 या 2 जो है वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि मे बी 1 या 2 आउट ऑफ 5 30-40% चांस होगा कि आपको कन्वर्जेंस मिले, और रेटिंग जो है ओवरऑल रेटिंग जो है वो आपको हेल्प करे कन्वर्जेंस में। अच्छा, उसके बाद
अगर मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो अगर आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज में चेकआउट किया हो कि आप हमारे पास बाय फीचर जो है वो रेटिंग्स अवेलेबल होती है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है। अब ये वाला सेक्शन जो है वो हमें बताता है कि कौन सा जो हमारा हमारा कंपैटिटर है या जो हमारी अपनी लिस्टिंग है उसको किस बेसिस पे जो है वो ज्यादा अच्छी रेटिंग जो है वो मिल रही है, ठीक है, या अगर नेगेटिव रेटिंग मिल रही है तो किस बेसिस पे ज्यादा नेगेटिव रेटिंग जो है वो मिल रही है। सो हमने कंपेयर करना है अपनी प्रोडक्ट की रेटिंग्स को इन बाय फीचर्स रेटिंग को कंपैटिटर्स की रेटिंग के साथ कि हम कहाँ पर ज्यादा आई मीन ज्यादा हमारी रेटिंग्स हैं और कंपैटिटर जो है वो उसके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उसके कौन से वीक एरियाज हैं। सो उस चीज को एनालाइज करना और उस चीज की बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को रेट करना या स्कोर करना, ठीक हो गया। सो यहाँ पर क्योंकि हमारी रेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है तो मैंने यहाँ पर कोई मार्क्स या कोई स्कोर कार्ड जो है वो सॉर्ट ऑफ नहीं दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास इन तमाम स्कोर की बेसिस पे हमारे पास एक टोटल स्कोर आ रहा है दैट इज 51.62। अच्छा, अब इस स्कोर की इंटरप्रिटेशन ये है, यानी इस पूरी एक्सरसाइज को करने का मकसद ये है कि जो ये मैंने स्कोर निकाला है इस स्कोर की इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरी कन्वर्जन के चांसेस 51% हैं कंपेयर टू द आई मीन कन्वर्जन रेट, जो मार्केट के कन्वर्जन रेट हैं उसके कंपैरेटिवली मैं 100% कन्वर्जन अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका सिर्फ 50% 51% जो है वो अचीव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, मैं इसको सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर की तरफ दोबारा लेके जा रहा हूँ। अगर हम इस पर्टिकुलर निश के सर्च कन्वर्जन रेट देखें, ठीक है, सो यहाँ पर 14% आ गया, 14% आ गया, 14%, 14%, कुछ जो है वो सिंगुलर और उसके अलग अलग आई मीन नजर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें 14, 11, 10, 14, 12, 15 ओवरऑल ये 13 to 14% जो है वो इसका ओवरऑल कन्वर्जन रेट जो है वो बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर ये जो सर्च कन्वर्जन रेट दिखा रहा है दैट इज 18.5%, मैं इसको भी एज अ बेंचमार्क ले सकता हूँ कि क्या सर्च कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ पर अचीव हो रहा है इस पर्टिकुलर निश में, ठीक है। सो सर्च कन्वर्जन रेट अगर ओवरऑल मार्केट का सर्च कन्वर्जन रेट लेट्स से 18.5% है तो जो मेरी ऑफर है उस पर्टिकुलर निश में वो इतनी आई मीन इतनी अट्रैक्टिव है कि वो सिर्फ उसका 51% ही कन्वर्ट हो सकती है, यानी अचीव कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18% है तो मैं उसका 9 से 10% जो है वो मेरे लिए एक आइडियल कन्वर्जन रेट होगा जो कि मैं अचीव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंपटीशन स्कोर कार्ड की बेसिस पे मेरा सोशल प्रूफ जो है वो वीक है, मेरी ब्रांडिंग कदर बेहतर है लेकिन मेरे जो टाइटल और सेल्स कॉपी है वो एरिया जो है वो वीक है, ठीक है। सो खास तौर पे सोशल प्रूफ जहां पर मैं आउट ऑफ 30 जो है वो मेरा सिर्फ 5 या 6 पॉइंट जो है वो मैंने स्कोर किया है, तो मुझे अपने सोशल प्रूफ पे वर्क करने की जरूरत है, उस रेटिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो अभी जो करंट स्टैट्स हैं, अभी जो करंट पोजीशन है, इसकी बेसिस पे मुझे जो कन्वर्जन मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो ये करूंगा कि मुझे मार्केट से आधी कन्वर्जन जो है वो मिलेगी। जो मार्केट को अगर लेट से कि 4 क्लिक्स पे एक ऑर्डर आता है तो मुझे मे बी 7 या 8 क्लिक जो है वो वेट करना पड़े एक कन्वर्जन के लिए। नहीं सब ये तो आपको पीडीपी में नजर आ जाएगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे के डिस्प्ले पेज पे जाते हो तो आपसे आप रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बॉटम वाले सेक्शन पे लेके जाएगा जहां पर आपको बाय फीचर जो है वो रेटिंग्स नजर आ जाएंगी, उनके फीडबैक जो है वो नजर आ जाएंगे। लेकिन ये एक सर्टेन नंबर ऑफ रिव्यूज जब आपके डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ये विजिबल होता है, अदरवाइज। अच्छा, ट्रेंड्स वाला ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में जो है मैं चेकआउट कर रहा हूँ और इसमें ट्रेंड वाला सेक्शन जो है वो सॉरी वहां पर आप ये चेक कर सकते हो। हम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर को कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच जो है अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हमने पीपीसी बजट कंप्यूटेशन की तरफ जाना है और ये जो आज के सेशन में हमने कंपटीशन स्कोर कार्ड जो है वो कवर अप किया है और इसकी बेसिस पे अपना एक एक्सपेक्टेड कन्वर्जन परसेंटेज निकालने की कोशिश की है। ये हमारा कन्वर्जन रेट नहीं है, लेकिन इस स्कोर की बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या होगा और वो कन्वर्जन रेट हमें हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए कि हमें कितना पीपीसी स्पेंड जो है वो करने की जरूरत होगी। सो नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप करेंगे अपना प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर कि इसमें क्या डाटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एंड देन इस इंफॉर्मेशन को हम पीपीसी बजट कैलकुलेशन के लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो पूरा एक प्रोसीजर है और उसमें कंपटीशन स्कोर कार्ड की कंटिन्यूएशन भी होगी, तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको चेकआउट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड किसी कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज
जो रिटेल रेडीनेस वाला एरिया है वो हमारा यहीं पे कवर अप होता है। ठीक है गाइस, किसी का कोई सवाल नहीं है, सो हम आई मीन आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम यहाँ से, जी सब ओके ठीक है, आप इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे। हम ट्यूसडे को जो हमारा नेक्स्ट सेशन है तो उसमें इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर एंड पीपीसी बजट जो है उसको कवर अप करेंगे और यहीं से फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस? भाई जी जी प्लीज। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लास्ट में आपने अपना कंपटीशन स्कोर कार्ड को रिलेट किया है कन्वर्जन रेट के साथ, ये एक्सप्लेन करते हैं ये किन बेसिस पे किया आपने? कि आप कह रहे थे कि लेट्स से मेरा स्कोर कार्ड ये आया है तो मैं इस बेस पे ये जज कर लूंगा कि मुझे इतने क्लिक्स पे सेल आएगी। ये कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ओके मैं समझाता हूँ। देखिए जो हमारी बेसिस थी ना पूरी आई मीन जो अंडरस्टैंडिंग की, वो क्या है कि हमारी कन्वर्जन ऑफर और विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमारी ऑफर जो है वो सेल्स कॉपी, प्राइसिंग, ब्रांडिंग एंड सोशल प्रूफ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमने इन 4 पॉइंट्स को एनालाइज किया है जिस भी प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो वो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर उसके एनालाइज किए कि हमारी सेल्स कॉपी कैसी है, उसको रेट किया हमने फर्स्टली, देन हमारी प्राइस कैसी है कंपैरेटिवली अदर सेलर, हमारी ब्रांडिंग कैसी है, हमारा सोशल प्रूफ कैसा है। ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने उसको वेटेज किया और कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना ज्यादा वेट करता है और उसमें से हमारी लिस्टिंग को कितने पॉइंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसकी बेसिस पे उसका अगर एक टोटल मेरे पास आ रहा है विच इज 51%, आई मीन 51% नहीं 51 या 52, इसको आप एक कह लें कि 52 स्कोर मुझे मिला है आउट ऑफ 100। सो 52 ये डिटरमाइन करता है कि आउट ऑफ 100 यानी जो बाकी कंपैटिटर्स हैं वो 18% कन्वर्जन रेट अचीव कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अपनी लिस्टिंग को सामने रखते हुए, तो जो मेरी लिस्टिंग है और जो उसकी पोजीशनिंग है उन 4 एलिमेंट्स को कंसिडर करने के बाद वो तो पूरे के पूरे 100 मार्क्स नहीं ले रही है, वो तो 52 मार्क्स लिए हैं उसने, तो मेरी कन्वर्जन भी एक्सपेक्टेडली आधी होगी। ठीक है, समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि यही 4 एलिमेंट्स तो बायर को कन्विंस करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर ये 4 एलिमेंट्स में मेरी वीकनेसेस हैं तो दैट मीन्स कि मेरी कन्वर्जन भी कम होंगी और उसकी वजह से मेरा पीपीसी बजट जो है वो इंक्रीज करेगा। सो अब आई मीन यहाँ पर जो जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना विद इन कनेक्शन ऑफ पीपीसी बजट, तो वो आई थिंक आप उसको ज्यादा बेहतर लिंकअप कर पाओगे कि ये जो कंपटीशन स्कोर है वो कैसे कंपटीशन से लिंक कर रहा है और उसकी जो लॉजिक है वो आपको आई थिंक पीपीसी बजट कैलकुलेशन के टाइम पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी नीश की 18 है कन्वर्जन रेट, तो हमें ये 51 स्कोर कार्ड की बेस के ऊपर 9% एक्सपेक्टेड होगी। जी ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जैसे मेरा एक केस आपके साथ डिस्कस करना है कि अराउंड 2 मंथ्स हो चुके हैं यूएस के अंदर एक लॉन्च हुई है, तो उसमें वाइन से हमने जो है वो रिव्यूज लिए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट थी वो मैन्युफैक्चरर की है, उसकी क्वालिटी में, उसकी ड्यूरेबिलिटी में, उसके जो मल्टीपल फीचर्स हैं वो 100% श्योर है। और जो वाइन से हमने रिव्यूज लिए उनमें से 29 रिव्यूज जो है वो 5 स्टार है और सिर्फ एक है जिसने 4 स्टार थे। लेकिन उसके बावजूद जो ऑर्गेनिक रिव्यूज हैं वो 1 स्टार 2 स्टार नेगेटिव आए हैं, और वो नेगेटिव हैं जो मतलब उन्होंने प्रोडक्ट की वो जो आप कह सकते हैं एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो शेयर किया जो प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो माइट बी पॉसिबल शायद ये कंपैटिटर की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि अटैक हो सकता है। तो सर इस सिनेरियो को हम किस तरह से जो है, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज जैसे ही आते हैं, अभी रिसेंटली भी एक ये लिस्टिंग का ही केस है जो सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि 5 स्टार जो उसकी रेटिंग्स है वो 8 है और 1 स्टार जो रेटिंग है वो सिर्फ 1 आई है, और उस लिस्टिंग की जो रेटिंग है वो 4.5 से डायरेक्ट 2 स्टार पे चली गई है, जो कि अभी नहीं समझ आता कि किस तरह से होगा कि एक रेटिंग की बेस के ऊपर अमेज़न ने उसकी जो टोटल रेटिंग है वो 4.6 से 2 के ऊपर लिया है। माइट बी शायद टेक्निकल ग्लिच हो, लेकिन सर इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? उनके रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं सर? उनके टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज जो है ना वो 2 है 5 स्टार, और रेटिंग्स जो है वो 8 है। ओके, सो एक्चुअली जो नेगेटिव रिव्यू है ना वो उसकी जो कैलकुलेशन है जिस तरीके से अगर आप प्रोपोर्शनल करें तो वो कम रिव्यूज में ज्यादा अफेक्ट करता है। इसी तरीके से पॉजिटिव रिव्यू भी कम रिव्यू में ज्यादा, मतलब अगर आप उस पर एक पॉजिटिव रिव्यू लेके आ जाते हो तो आपको अच्छा इम्पैक्ट जो है वो उसका नजर आएगा ओवरऑल रेटिंग में, तो वो कम रिव्यूज पे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि वो वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर उसकी ओवरऑल रेटिंग जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि जो आपने जो सिनेरियो बताया तो उसमें तो ज्यादा यही लगता है, आई मीन 2 रीजन हो सकते हैं कि एक तो ये कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर कोई गलत प्रोडक्ट के रिव्यूज जो हैं वो शो हो गए हैं या इंक्लूड हो गए हैं। ये आई मीन मैंने एक दफा इसको एविडेंस किया तो इस वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ।
कि ऐसा हुआ था एक प्रोडक्ट में कि जहाँ पे वो वो प्रोडक्ट भी समझ में नहीं आ रही थी वो क्या थी, और उसके रिव्यूज जो है वो हमारी डिस्प्ले पीडीपी पे नजर आ रहे थे। सो एक तो वो इशू हो सकता है, दूसरा मोस्ट लाइकली ये किसी कंपैटिटर का अटैक हो सकता है। तो उसमें कोशिश ये करें कि या तो एक तो तरीका ये है कि आप अपनी सेल्स वेलोसिटी बिल्डअप करके रखें, क्योंकि अगर आपको वाइन रिव्यूज पॉजिटिव मिले हैं दैट मींस कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो इवेंचुअली जो आपको ऑर्गेनिक रिव्यू रियलिस्टिक ऑर्गेनिक रिव्यूज जो मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे। तो आप जितना सेल्स वेलोसिटी जल्दी बिल्डअप कर पाओगे वो आपकी रिव्यू वेलोसिटी भी वो उतना जल्दी टैकल अप हो जाएगी और आप वो रेटिंग जो है वो अचीव कर लोगे। फॉर द टाइम बीइंग जो दूसरा उसका तरीका है वो शॉर्ट टर्म में आप ये कि आप उसमें कुछ अगर रिव्यूज लेके आ जाते हो एफएनएफ्स के थ्रू या पेड रिव्यूज जो वो यूजेज करते हैं लोग, उनके थ्रू आप अगर कर सकते हो तो फिर आप वो उसको केटर करने के लिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि देखिए कोई भी कंपैटिटर जो है ना वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव रिव्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसका नेगेटिव रिव्यू जो है ना वो आपकी रेटिंग को हर्ट करने के लिए उसको एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसको 25-50 नेगेटिव रिव्यूज करवाने पड़ेंगे तो वो जाके 1 पॉइंट कम होगा उसका। तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा इन अ लॉन्ग रन। अभी शॉर्ट टर्म में आप या तो एक तो रिव्यू सेल्स वेलोसिटी पे काम करें, और दूसरा अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप रिव्यू अरेंज कर सकती हैं एफएनएफ के थ्रू तो वो आप रिव्यूज अरेंज कर लें, और ताकि आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है वो थोड़ा सा डिसेंट एक डिसेंट नंबर पे चली जाए। ओके, ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्राइसिंग लैंडिंग कॉस्ट रिलेटेड, कि जब हमारी फर्स्ट इन्वेंट्री होती है उसके अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लाइक उसके अंदर हमारी ट्रेडमार्क आ सकता है, हमारी फोटोग्राफी है, हमारी इंस्पेक्शन आती है। सर क्या ये भी कॉस्ट और एक्सपेंस के अंदर ऐड करके हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, अगर हम ये एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। और उसको अगर हम देखिए ये जो है ना आपकी जो लेट्स से ट्रेडमार्क है या आपने पेटेंट का कोई मोल्ड बनवाया है या पेटेंट रजिस्टर कराया है, ठीक है, या आप कोई और आपने इस तरह की इमेजेस की जो इमेजेस डेवलप करवाई हैं, सो ये सारी जो कॉस्ट है वो आपकी एसेट का पार्ट है, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एसेट्स हैं आपके, आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के। सो इसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। कॉस्ट का पार्ट सिर्फ आप उन चीजों को बनाओगे जो कि आपकी एक सेल करने के लिए डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? आपकी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, उससे रिलेटेड वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, उससे रिलेटेड ऐसे ट्रकिंग वगैरह की कोई कॉस्ट है, ठीक है, उसकी पैकिंग रीलेबलिंग इस तरह की अगर कोई कॉस्ट है, ठीक है। सो वो कॉस्ट जो है वो आप अपने मार्जिन कंप्यूट करने में सॉर्ट ऑफ ले सकते हो, लेकिन इस तरह की कॉस्ट जो कि लॉन्ग टर्म में आपको आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो डिफाइन करता है, तो वो सॉर्ट ऑफ आपका एसेट्स हैं, वो उसको आप एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते, या कर तो सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन करना नहीं चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है और फिर सर इसके बेस के ऊपर क्लाइंट डिमांड करता है कि आप मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज रखें। हालांकि इनिशियली वो गलत कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आप उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि वो इनका प्रॉपर्ली फाइनेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है। एग्जैक्टली सर। और सर अब वहां से प्राइस डिक्रीज नहीं करने दे रहे, वहां से पीपीसी स्टार्ट होती है और एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट मंथ में हमें प्रॉफिट आए। इवन ब्रेक इवन को तो भूल ही जाते हैं कि ब्रेक इवन पे पहले आना है, देन फिर हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे।